जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 21। आज के लेक्चर में ओरिजिनली प्लान था मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको होम असाइनमेंट में दिया था वो डिस्कशन करने का, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे कुछ मसरूफियात हैं तो आज के लेक्चर की ड्यूरेशन कम होगी। हम डिस्कशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में ही थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे हम। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ जो फ्रेश चैप्टर है वो भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, यानी क्वेश्चन के अलावा टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले होम असाइनमेंट, ये टेस्ट का रिजल्ट है कि होम असाइनमेंट्स वाला? असाइनमेंट्स वाला, ठीक है जी। तो ये प्राइज़ आपको मिल गए होंगे सैम्पल बेस में। कुछ स्टूडेंट्स को हम शेयर कर रहे हैं अनाउंसमेंट करके एप्रिसिएशन के लिए। रैंडम बेसिस पे हमने इनको सेलेक्ट किया है। ये है जी 145067, 145 शाबाश दीजिए इनको। 145442, 145442 इनको भी दीजिए। नेक्स्ट हैं जी 142446, शाबाश दो। हाँ 135712, 135712 हैं जी। ये नहीं है, ये एब्सेंट है। जब आए तो इनको प्राइस शेयर कर दीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। वर्किंग कैपिटल का टॉपिक तैयार करने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि अगर उसने आपको कोई इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट की फिगर्स दी हुई हैं, खास तौर पे 5 फिगर्स, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेंट्री, तो इनकी बेस पे आप कैश कन्वर्जन साइकिल कैलकुलेट कर लें, ठीक है। और अगर उसने आपको डेज दिए हुए हैं तो आप इन्वेंट्री, डेटर और क्रेडिटर्स की फिगर कैलकुलेट कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितनी अमाउंट का वर्किंग कैपिटल चाहिए। जितना वर्किंग कैपिटल चाहिए उतना फाइनेंस आपके पास अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। एक तो आपको इस काबिल होना चाहिए, और फिर दूसरा वर्किंग कैपिटल का टॉपिक करने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्लान कर रहे हैं ग्रोथ इन सेल्स, नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रोथ इन सेल प्लान कर रहे हैं, तो चूंकि ग्रोथ इन सेल्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, तो जितनी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20%, 30%, 25%, उस ग्रोथ के मुताबिक आपको कितना मज़ीद कैपिटल चाहिए ये कैलकुलेट करने के काबिल होने चाहिए आप, ठीक है। कितना मज़ीद वर्किंग कैपिटल चाहिए, और इसमें मेन कंसेप्ट यही है कि जितनी ग्रोथ होगी उससे जो रिटेन्ड प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो आप इंटरनल सोर्सेज से अरेंज कर लेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो आपने एडिशनल फाइनेंस से बोरोइंग करनी है। ऐसा ही है। क्या आप ये दोनों तरह के क्वेश्चंस करने के काबिल हैं? वर्किंग कैपिटल से आप डेज कैलकुलेट करने के लिए, और डेज से आप जो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, और अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो फ्यूचर में ग्रोथ, तो उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए कितना वर्किंग कैपिटल आपको एडिशनली बारो करना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर। दो तरह के क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ये दो बड़ी तरह के क्वेश्चन है जो वो टेस्ट करता है, इनमें कोई प्रॉब्लम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन 3, वो हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फाइनेंसिंग पॉलिसीज। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फाइनेंसिंग पॉलिसीज। ये कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक जजमेंटल क्वेश्चन, कुछ 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं। एक है वर्किंग कैपिटल, जैसे इन्वेंट्री या करंट एसेट कह लें इसको हम, आसान अल्फाज में मैं आपसे कहता हूं करंट एसेट, जैसे इन्वेंट्री। एक है नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फिक्स एसेट। अब ये जो एसेट्स आप बाय करते हैं, कहां से बाय करते हैं? भाई पैसे अरेंज करते हैं। असल में जो बैलेंस शीट है वो आपको ये बता रही है, लायबिलिटी साइड ये बता रही होती है कि आपने कहां कहां से पैसे लिए हैं, और एसेट साइड ये बता रही होती है कहां कहां पैसे लगाए हैं आपने। ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर
डायग्राम फॉर्म में, ताकि कंसेप्ट अच्छे तरीके से हमारे जहनों में बैठ जाए। ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी, ऐसे सिखाते हैं या ऊपर नीचे करके सिखाते हैं? ऊपर नीचे करके, हमारे ज़माने में ऐसे होता था। बार फ़र्क कोई नहीं पड़ता, कंसेप्ट आप पिक कर लेंगे। ये है जी नॉन करंट एसेट्स, ये है करंट एसेट्स, ये है जी करंट लायबिलिटीज, ये है नॉन करंट लायबिलिटीज, और इधर आ जाए इक्विटी। ये इसी तरह की बैलेंस शीट होती है लगभग। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन, ये जो करंट एसेट आपने बाय किए हैं, इसके लिए पैसे या फाइनेंस का आपने जो भी जुगाड़ लगाया है, जो भी इस्तेमाल किए हैं करंट एसेट के लिए, अमूमी तौर पे, असूली तौर पे वो करंट लायबिलिटी से अरेंज करने चाहिए ऑप्शन ए से, या कि नॉन करंट लायबिलिटी से ऑप्शन बी से। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ऑप्शन ए? यानी अगर आप बिजनेस चलाएं तो ऑप्शन ए को यूज करेंगे। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ऑप्शन बी? ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये एक पॉलिसी है, मैं सिर्फ आपके सामने इसको रखना चाह रहा हूं। और अगर आपने नॉन करंट एसेट बाय करने हैं, नॉन करंट एसेट बाय करने हैं, तो दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ए, आप करंट लायबिलिटी से, यानी शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट लोन वगैरह, क्रेडिटर वगैरह से नॉन करंट एसेट बाय करें, और दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी से बाय करें, बी ऑप्शन। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इसे ए ऑप्शन यानी करंट लायबिलिटी से नॉन करंट एसेट्स बाय करने चाहिए? और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है नॉन करंट लायबिलिटी से नॉन करंट एसेट बाय करने चाहिए? बिल्कुल ठीक। यानी अगर इसको समराइज करें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, तकरीबन सारे इक्का दुक्का के अलावा, कि जो करंट एसेट्स है ये फाइनेंस होने चाहिए करंट लायबिलिटी से, और नॉन करंट एसेट्स फाइनेंस होने चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी से। भाई ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये पॉलिसी भी है, इस पॉलिसी को कहते हैं मॉडरेट पॉलिसी या मैचिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? मॉडरेट पॉलिसी या मैचिंग पॉलिसी। यानी मैच हो रहा है ना करंट से करंट और नॉन करंट से नॉन करंट। लेकिन जो अदर पॉलिसीज हैं ये भी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। जैसे दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो करंट लायबिलिटीज के जरिए, करंट एसेट को तो फाइनेंस करते ही हैं, करंट लायबिलिटीज से नॉन करंट एसेट को भी फाइनेंस करते हैं। वो कैसे फाइनेंस करते हैं भला? शाबाश, बहुत अच्छी एग्जांपल दी। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, उससे बिल्डिंग बना ली, ठीक है, इससे बिल्डिंग। हालांकि ये रिस्की है, लेकिन यूज करते हैं। रिस्की कैसे है ये? क्योंकि हो सकता है बैंक किसी भी वक्त, जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ना, ये पेएबल ऑन डिमांड होते हैं। बैंक ने किसी भी वक्त आपसे कहा ना पैसे वापस आइए, तो करंट एसेट होते तो आप फौरी तौर पे बेच के बैंक को सेटल कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी होता है कि नॉन करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से फाइनेंस किया जाए। यानी लोग छोटे मोटे सोर्सेज से बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं। बताइए, ये आपके ख्याल में एक डिफेंसिव या कंजर्वेटिव पॉलिसी है या एग्रेसिव पॉलिसी है? एग्रेसिव पॉलिसी। मॉडरेट पॉलिसी क्या है? करंट से करंट,
नॉन करंट से नॉन करंट। एग्रेसिव पॉलिसी क्या है कि करंट से करंट तो है ही है, करंट लायबिलिटी से नॉन करंट लायबिलिटीज भी फाइनेंस की जाती है, जो बहुत रिस्की है, बहुत एग्रेसिव अप्रोच है, लेकिन अगर हो जाए तो इससे पैसे भी बच जाते हैं। आपको बड़ा लोन, बड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर नहीं करने पड़ते। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बड़ी आई चलाई करनी है, एक एक दिन का हिसाब रखना पड़ता है, इस दिन ये ना आ जाए, इस दिन ये ना आ जाए, इस दिन ये ना आ जाए, हर वक्त डर भी लगा रहता है, लेकिन करते हैं लोग। एक तीसरी पॉलिसी भी है। तीसरी पॉलिसी गैस कर सकते हैं क्या होगी? कि नॉन करंट लायबिलिटी से या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से नॉन करंट एसेट तो फाइनेंस करो ही करो, साथ में करंट भी करो। जैसे ये नॉर्मली जो बड़े बड़े पुराने सेठ साहब होते हैं ना, जिनके पास खुला पैसा होता है, जिनके पास खुला पैसा, उन्हें फिर टेंशन नहीं होते। उनके पास खुला ज्यादा पैसा है नॉन करंट, उससे फिर वो करंट भी हैंडल कर लेते हैं लायबिलिटीज को और नॉन करंट को। इस पॉलिसी को हम कहते हैं, ये है कंजर्वेटिव पॉलिसीज। तो तीन तरह की पॉलिसीज हैं, मॉडरेट, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव पॉलिसी। ठीक है जी, ये तीन। लेकिन अभी आपने कंसेप्ट पूरा इसको रीड नहीं करना, अभी इसमें पूरा कंसेप्ट नहीं हुआ। पहले मुझे बताइए, ये आपको समझ आ गया? करंट से करंट, नॉन करंट से नॉन। मॉडरेट या मैचिंग पॉलिसी में क्या होता है? करंट से करंट, नॉन करंट। एग्रेसिव में क्या होता है? करंट से ही नॉन करंट को फाइनेंस करना। और कंजर्वेटिव में क्या होता है? करंट। ठीक है, लेकिन हम कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं ना, वो टोटल एसेट्स का नहीं पढ़ रहे, हम वर्किंग कैपिटल का पढ़ रहे हैं। तो असल में ये जो करंट एसेट के ही दो हिस्से होते हैं, करंट एसेट के ही दो हिस्से होते हैं, एक जो वेरी करता रहता है और एक जो परमानेंट रहता है। परमानेंट को हम करंट के अंदर भी लॉन्ग टर्म है। नहीं समझ आई बात? कॉस्ट काउंटिंग तो आप सबने पढ़ी होगी। कंसेप्ट मैच करने की कोशिश करता हूं, मैच हो गया ना, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बैठे बैठाए कंसेप्ट मैच हो गया, समझ आ जाएगा। उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ी आपने? क्या कह रहे हैं? आई भी थी पेपर में? अच्छा नहीं आई, कोई बात नहीं, पढ़ी तो होगी। उसमें आपने ये पढ़ा होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेंट्री के लेवल सेट किए जाते हैं। अच्छा, बाहरी सवाल, अगर ये भी आपने जवाब दे दिया इसका मतलब कंसेप्ट पार। इसका भी अगर यस जवाब आ गया, क्या आपको ये पता है कि इन्वेंट्री का एक लेवल होता है मिनिमम लेवल और एक होता है मैक्सिमम लेवल? ये भी पढ़ा है? बस खत्म। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होता है? वो लेवल जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी ने मेंटेन करना है। वो हर वक्त, चाहे जनवरी का महीना हो, चाहे फरवरी का, चाहे मार्च का, चाहे अप्रैल का, चाहे मई, हर मंथ में ये इतनी इन्वेंट्री बिजनेस में रहेगी। ये है मिनिमम लेवल। और मैक्सिमम लेवल क्या होता है? कि मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम कम तो हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन्वेंट्री, क्या आप लोग एग्री करते हैं कि प्रैक्टिस में जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री लेवल वो फ्लक्चुएट करता है? प्रैक्टिस में इन्वेंट्री लेवल फ्लक्चुएट करता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। भाई ऐसा ही होता है। जैसे फर्ज कीजिए ये हम लिखे, ये इधर है ये टाइम और ये है इन्वेंट्री की क्वांटिटी या इन्वेंट्री का बैलेंस, स्टॉक बैलेंस। प्रैक्टिस में क्या होता है? कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। भाई ऐसे ही होता है, कभी कम कभी ज्यादा, इसी तरीके से। लेकिन एक लेवल ऐसा होता है जिससे ज्यादा इन्वेंट्री नहीं जाती कभी, ये कहते हैं इसको। और एक लेवल है जिससे कम नहीं आएगी, इसे कहते हैं। ठीक है, असल में ये होता है खास तौर पे सीजनल बिजनेसेस में। सीजनल बिजनेसेस
जैसे जैसे फर्ज कीजिए, इजी एग्जांपल देते हैं, हाँ ईद के मौके के ऊपर, ईद के मौके के ऊपर रमज़ान में अमूमी तौर पे जो कपड़े की दुकानें होती हैं, इन्होंने अपनी इन्वेंट्री का बैलेंस ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नहीं पता है इन दिनों में ज़्यादा सेल होगी, और छोटी ईद में भी ज़्यादा, बड़ी ईद में भी ज़्यादा, बाकी दिनों में अमूमी तौर पे एवरेज रहता है। ऐसा ही है, यानी इन लोगों को ईद के दिनों में वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एग्री करते हैं? बिल्कुल ठीक है। इसी तरह समटाइम जैसे अगर आप ऐसी कंपनीज की बात करें जो कि एसी वगैरह सेल करते हैं, मतलब एक शॉप है आपकी, आप एसी सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, एसी कूलर वगैरह सेल करते हैं आप, तो गर्मियों में आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, सर्दियों में इन्वेंट्री कम होगी। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत रखेंगे जैसे हीटर शीटर रखेंगे, लेकिन आपको पता है एसी वगैरह ज़्यादा कॉस्टली होते हैं हीटर की निस्बत, तो गर्मियों में इन्वेंट्री या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सर्दियों में कम। ऐसा ही है ये जो वर्किंग कैपिटल, अब ये इन्वेंट्री को समझिए वर्किंग कैपिटल है, तो अब मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने यस या नो बोलना है, कंसेप्ट आपके सामने रखने लगा हूं। अक्सर बिजनेसेस में सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एग्रीड? अच्छा, लेकिन कुछ ना कुछ एक वर्किंग कैपिटल का लेवल होता है जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सर्दियां हो गर्मियां हो, पीक सीजन हो या ऑफ सीजन हो, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री का लेवल बिजनेस में हर वक्त मौजूद रखना पड़ता है। इस बात से एग्री करते हैं? इसे कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। वो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको बिजनेस में रखनी पड़ती है, इसे क्या कहते हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये एक तरह से आपका फिक्स्ड कैपिटल ही हो जाता है वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री वगैरह है, लेकिन चूंकि आपको हर वक्त अपने बिजनेस में इसको इन्वेस्ट रखना है, इसीलिए इसको यूं समझिए एक तरह से ये आपका एक तरह से फिक्स्ड कैपिटल है। इसको हम ऑफिशियली नाम क्या देते हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और वो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो फ्लक्चुएट करती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, उसे फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे अगर अमाउंट इन्वेंट्री बैलेंस के साथ देखें, ये अगर जीरो इन्वेंट्री बैलेंस है, ये है फर्ज कीजिए 20, ये है 55, तो इस बिजनेस का परमानेंट वर्किंग कैपिटल कितना है? 20, और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल कितना है? 35। शाबाश भाई, बात समझ आ गई। अब वही कंसेप्ट जो मैंने आपको करंट एसेट नॉन करंट एसेट में समझाया था ना, वो समझ आसानी से गया था, लेकिन वो करेक्ट कंसेप्ट नहीं है इस टॉपिक के हवाले से। वही कंसेप्ट अब अप्लाई करूंगा मैं, इसको यूं समझ लीजिए कि ये करंट एसेट और नॉन करंट एसेट नहीं, बल्कि ये है फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, और शाबाश फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, और ये है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब अगेन वही क्वेश्चन आपसे फिर पूछ रहा हूं कि परमानेंट जो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग, ये किस सोर्स से मीट होना चाहिए? करंट से। और जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, नॉन करंट से, क्योंकि वो हमेशा बिजनेस में रहेगा। ऐसा तो नहीं किसी से अगर आर्जी तौर पे पैसे ले लें 10 दिन के लिए, इन्वेंट्री परमानेंट लाके रख दी, वो 10 दिन बाद पैसे मांगने आ गया, इन्वेंट्री तो आप नहीं उसको बेच के पैसे दे सकते, क्योंकि वो इन्वेंट्री बेचेंगे, दोबारा बिजनेस में शामिल करना जरूरी है, इन्वेंट्री का कुछ ना कुछ बैलेंस तो लाजमी होना चाहिए, वो फिर रिस्की हो जाएगा। हाँ, अगर आप बड़े एक समझ लीजिए मार्केट में बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, आप या कारीगर किस्म के बंदे हैं, तो क्या करेंगे आप? करंट सोर्स से परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी अरेंज कर सकते हैं। मिस्टर ए से पैसे लिए 10 दिन के लिए, मिस्टर ए पैसे देने आया, बी से लेके ए को वापस कर दिए, फिर बी आया पैसे 10 दिन के अगले 10 दिन के बाद लेने के लिए, सी से लेके वापस कर दिए। इस तरह आई चलाई करते रहे लोग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस तरह बाजू का छोटे छोटे नीड सोर्सेज से पूरा करते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है, किसी भी पॉइंट पे अगले बंदे ने इनकार कर दिया, वापस नहीं कर सकेंगे, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा ही है।
और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं हमारे पास तो बड़ा खुला पैसा है, हमारे पास बैंक्स ने इतनी बड़े बड़े लोन अप्रूव किए हुए हैं, किधर हमने लेके जाने हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हम इन पैसों को लॉन्ग हम इनसे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी कर लेते हैं। कंजर्वेटिव पॉलिसी। क्लियर? एक कंसेप्ट समझ आ गया, एग्जांपल समझ आ गई। अब आते हैं हम अपने इन कंसेप्ट्स की तरफ रीड करते हैं, देखते हैं हमें समझ आई कि नहीं आई। क्या कह रहा है? कह रहा है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, देयर आर टू टाइप्स या टू पार्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक पार्ट क्या है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल कौन से वाला हिस्सा है? जो हमेशा बिजनेस में मौजूद रहेगा। ये हमारी इस एग्जांपल में ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो इन्वेंट्री हर वक्त आपके पास रहेगी, ये वाला 0 से 20 तक मिनिमम इन्वेंट्री, मिनिमम वर्किंग कैपिटल जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने अपने बिजनेस में रखना है, ये है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। This is the minimum amount of working capital that business needs to continue to operate. Working capital should never fall below this amount. Agreed? Yes, sir. दूसरा, fluctuating working capital. In many business, particularly seasonal business, level of working capital fluctuates between minimum and maximum level. तो this is the fluctuating part of working capital, जो minimum और maximum के दरमियान में घूमता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ऑफ सीजन में कम होगा, पीक सीजन में ज्यादा होगा। ठीक है? अब मुझे ये बताइए, अगर ईद के दिनों में आपने फैसला किया चूड़ियों मेहंदी का स्टॉल लगाते हैं, उसके लिए बड़े भाई से कहा आपने कि बड़ा भाई लोन दे दीजिए, तो लोन आप 1 साल के लिए मांगेंगे कि 1 महीने के लिए? क्यों? ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है कि परमानेंट है? फ्लक्चुएटिंग है। तो ये फाइनेंस क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म सोर्स है। लेकिन अगर आपके भाई के पास खुले पैसे हैं, आप भाई से ये भी कह सकते हैं भाई साल के लिए दे दो, तुम्हें क्या फर्क है? भाई दे देगा। भाई क्या कुछ काम तो करो, सीए तो पता नहीं होना है कि नहीं होना है, काम तो करो कुछ। तो ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल में फर्क समझ आ गया? अब ये है वर्किंग कैपिटल की टाइप्स। अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं सोर्सेज, स्ट्रेटजीज कि इनके लिए पैसे कहां से आएंगे। इन वर्किंग कैपिटल के लिए आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे चाहिए, आपको फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे चाहिए। इसमें तो दोनों टाइप्स बता दी वर्किंग कैपिटल की। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोर्सेज के इनके लिए पैसे कहां से आए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे कहां से आए और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे कहां से आए। कहते हैं आप सुन लीजिए, 3 तरह की वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज हैं। पहला मॉडरेट या मैचिंग पॉलिसी, ये क्या होगी आपके ख्याल में? करंट टू करंट, नॉन करंट टू नॉन करंट। फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल के साथ, हालांकि मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया कि नॉन करंट एसेट भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही अरेंज होते हैं। वरना तो हमारे टॉपिक का टाइटल है ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल को ही मेंशन कर दें, कंसेप्ट हमारा पूरा है। तो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म। डन जी? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी। कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी क्या होगी? करंट सोर्सेज से करंट हो रहा होगा थोड़ा बहुत, नॉन करंट से करंट भी फाइनेंस हो रहा होगा। यानी फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्लस पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी शॉर्ट टर्म में यूज हो रहा है। जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी शॉर्ट टर्म में यूज हो रहा हो, ये कंजर्वेटिव पॉलिसी है। लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म में यूज हो रहा है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये मैचिंग। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मैचिंग। लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म में यूज हो रहा है, कंजर्वेटिव। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए यूज हो रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए यूज हो रहा है।
तो कह रहे अगर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म प्लस पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कंजर्वेटिव है, परमानेंट तो लॉन्ग टर्म से होगा ही होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म से कुछ हिस्सा फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, देखें कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म में होगा आपका फाइनेंस जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए यूज हो रहा है। असल फर्क यह है कि क्या लॉन्ग टर्म भी यूज हो रहा है कि नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, ये है। यानी असल डिफरेंस इसमें नहीं है, असल जो इसका डिफरेंस है ना वो इसमें कि पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल यूज हो रहा है। और नेक्स्ट एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसीज, एग्रेसिव में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म, तो ये तो होता ही है। असल फर्क इसमें नहीं है, असल फर्क इसमें है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्लस लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अच्छा एग्रेशन इसमें नहीं है, एग्रेशन किसमें है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंस। यानी असल में ये एग्रेसिव पॉलिसी इस वजह से बनती है, इसकी और इसकी वजह से, ये इस और परमानेंट वर्किंग कैपिटल टू बी फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म सोर्सेस, ठीक है। इन शॉर्ट जो डिफरेंस है ना कंप्लीट कंसेप्ट में, जाहिर है परमानेंट है, शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म भी तो यूज हो रहा होगा। असल डिफरेंस क्या है, अगर शॉर्ट टर्म वर्किंग फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर रहे हैं, परमानेंट लॉन्ग टर्म से मॉडरेट, और अगर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स यूज कर रहे हैं कंजर्वेटिव, और अगर परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म भी यूज कर रहे हैं एग्रेसिव। बात समझ आई आपको, एग्रेसिव को एग्रेसिव क्यों बोल रहे हैं, समझ। चलिए अब नीचे ना इस समरी फॉर्म में, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म में शायद आप कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, इसलिए समरी फॉर्म में टेबल के डिफरेंस को क्लियर किया गया है। मॉडरेट पॉलिसी में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल कैसे फाइनेंस हो रहा है, और परमानेंट कंजर्वेटिव में क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म तो हो ही रहा है, परमानेंट लॉन्ग टर्म से हो रहा है, लेकिन फर्क इसमें किसका है, फ्लक्चुएटिंग। शॉर्ट टर्म से तो होता ही होता है, लॉन्ग टर्म से भी हो रहा है, ये है असल फर्क, इसको अंडरलाइन करें, इसको हाईलाइट करें। कंजर्वेटिव पॉलिसी में फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये फर्क है, बाकी तो रूटीन है दूसरी। और इसी तरह एग्रेसिव पॉलिसी में फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म से होगा, अमूमी तौर पे भी ऐसे होता है, तो फर्क इसमें नहीं है, फर्क किसमें है कि एग्रेसिव पॉलिसी है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस से अरेंज करें। तो ये अगर टेबल आपको समझ आ जाए, पहले कोशिश करें टेबल समझ आ जाए, स्टेटमेंट आप ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, पहले टेबल को समझ लें बाद में स्टेटमेंट समझ आएगी, क्योंकि एग्जाम में जब आपसे पूछेगा तो आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, वरना टेबल में कंसेप्ट कंप्लीट मौजूद है। डन जी। चलिए अब हमें दो चीजें पता चल गई, नंबर 1 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, और नंबर 2 3 पॉलिसीज जिसमें हमने सीखा कौन सा टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से अरेंज किया जाता है। दो कंसेप्ट सीखे, पहले क्या सीखा, ये बंद कर दीजिएगा, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल दो, और दूसरा क्या सीखा कि इन वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कहां से किया जाए। डन जी। तीसरा कंसेप्ट कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को अगर आप यूज करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस याद रखें आम बंदे के बस की बात नहीं है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट खड़े करे। ये एग्रेसिव पॉलिसी होती है, ये कि बहुत ही फनकार शातिर किस्म का बंदा होगा ना वो ये काम कर सकता है, आम इन्वेस्टर सोच भी नहीं सकता, आम इन्वेस्टर सोच भी नहीं सकता। एडवांटेजेस शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी एग्रेसिव, अच्छा इसी को वो दूसरे अल्फाज में यूं भी पूछ सकता है एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी के एडवांटेजेस बताएं। पहला, एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी डिक्रीजेज लिक्विडिटी। क्यों डिक्रीजेज लिक्विडिटी? क्योंकि जो आप पैसे ला रहे हैं वो तो आप परमानेंट में फेंक रहे हैं, तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है करंट एसेट की पोजीशन वो तो कम होगी क्योंकि आप परमानेंट में फिक्स कर रहे हैं इसको। अच्छा, अब आपने अकाउंटेंट बन के नहीं सोचना कि सर चाहे परमानेंट वर्किंग कैपिटल है तो फिर भी करंट एसेट में। अकाउंटेंट बन के सोचेंगे तो जेहन में क्या बात आएगी, चाहे परमानेंट वर्किंग कैपिटल ही है तो करंट एसेट में ही, तो लिक्विडिटी कैसे डिक्रीज होगी, वो तो उधर ही खड़ी रहेगी।
लेकिन फाइनेंस मैनेजर बन के सोचना है। फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक तरह से वो इन्वेंट्री लेवल जो हर वक्त बिजनेस में मौजूद रहना चाहिए, वो एक तरह से आपका नॉन करंट एलिमेंट बन जाता है, नहीं? तो इसीलिए लिक्विडिटी डिक्रीज हो गई, बट इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट कैसे? एक छोटे से सवाल का जवाब दिए, खास तौर पे अगर किसी ने कभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अल्लाह ना करे वैसे किसी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ हो, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, या आप अपनी जजमेंट अप्लाई करते हुए भी बता दें, जजमेंट भी ठीक। बैंक के पास ऑप्शन नंबर 1 मैं 1 साल के लिए लोन लेने के लिए जाता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 10 साल के लिए लोन लेने के लिए जाता हूँ, किस ऑप्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा? 10 साल वालों ने बल्क डिस्काउंट का कंसेप्ट अप्लाई किया है शायद, है ना? याद रखें। अच्छा, अब दूसरा इसी सवाल को बदल रहा हूं, मैंने आपसे 1 साल के लिए लोन मांगा, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, आपसे 10 साल के लिए लोन मांगा, किस में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा है? तो जब रिस्क ज्यादा है तो आप क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखेंगे? ज्यादा रखें। तो याद रखें, जब ज्यादा अरसे के लिए लोन लेने के लिए जाते हैं ना, तो बैंक का रेट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा होता है। और भी फैक्टर्स आते हैं, टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या है, अमाउंट ऑफ लोन क्या है, पार्टी कौन सी है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, और भी फैक्टर होते हैं इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में। लेकिन मैंने चूंकि सिर्फ पीरियड को कंसीडर करना है, बाकी मेरा करंट इस वक्त टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए सिर्फ टाइम पीरियड में फोकस कर रहा हूं। तो जो करंट, अब आप छोटे छोटे लोन लेंगे ना जब छोटे छोटे अरसे के लिए, इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इसीलिए उसने यहां लिखा है लोअर कॉस्ट। क्योंकि जब आप एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी में, अब ज्यादातर फाइनेंस कौन सा यूज करते हैं? करंट वाला, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, इसलिए लोअर कॉस्ट लिखा। और फ्लेक्सिबल इन साइज एंड टाइम क्या लिखा? आप कभी 2 महीने का ले सकते हैं, कभी 4 महीने का, कभी कम अमाउंट का, कभी ज्यादा अमाउंट का। लॉन्ग टर्म तो कमिट कर लिया जाता है, 10 साल के लिए अमाउंट ये रहेगी और ये इतने पीरियड के लिए फिक्स हो गया। शॉर्ट टर्म में आप रोल ओवर करते हैं, रोल ओवर में आप अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, आप टाइम मेच्योरिटी पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8, 10। ये बात समझ आ रही है? एग्री करते हैं, ये एडवांटेजेस है, कॉस्ट भी कम होगी, फ्लेक्सिबल भी होगा। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आप लोन की अमाउंट और पीरियड चेंज कर सकते हैं थोड़े थोड़े अरसे के बाद। जी आपने क्या पूछा था कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट या इंटरेस्ट रेट? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट किस में ज्यादा होगा? जिसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा होगा, बैंक इंटरेस्ट रेट भी उसमें ज्यादा मांगे। तो हमने पहले पढ़ा ना, हाई रिस्क हाई रिटर्न। जिस इन्वेस्टमेंट में रिस्क हाई होता है, इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करने के? टू बी रिन्यूड एंड रीनिगोशिएट फ्रीक्वेंटली, हर 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 महीने बाद आपको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। अगर वही पार्टी आगे फर्दर एक्सटेंड कर दे तो अच्छी बात, नहीं तो फिर दूसरी पार्टी ढूंढनी पड़ेगी जिससे आप पैसे लेके पहली पार्टी को पे कर सके। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि लैंडर किसी भी वक्त आपसे आके पैसे मांग सकता है। ये रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि पेएबल ऑन डिमांड है। शॉर्ट टर्म लोन में याद रखें, लैंडर किसी भी वक्त आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर आपने हमारी कंडीशन की वायलेशन की, जो हम लोन की टर्म्स एंड कंडीशन है, तो बैंक के पास ये राइट है किसी भी वक्त आके आपसे लोन डिमांड कर सकता है। कुछ समझ आई आपको? चलिए, अब ऐसा कीजिए कि मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तसल्ली से इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ लीजिए, समझ आ गई तो ओके, वरना सवाल पूछ लीजिएगा। जी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी रीड कीजिए, पास कीजिए। जी उम्मीद है रीडिंग कर ली होगी आपने। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, ये है स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, ये जो पहली लाइन है, एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी डिक्रीजेस लिक्विडिटी। डिक्रीजेस लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि आप जो करंट फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं ना, उसे अपने करंट पोर्शन में यूज नहीं कर रहे, उसे अपने परमानेंट वर्किंग कैपिटल के पोर्शन में यूज कर रहे हैं। तो वो फाइनेंस आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए आप कह सकते हैं लिक्विड एसेट आपके पास नहीं है। इन्वेंट्री जरूर मौजूद है,
लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं करते, उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो आपके मिनिमम लेवल आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। इसीलिए उसने कहा कि एग्रेसिव फाइनेंसिंग पॉलिसी डिक्रीजेज लिक्विडिटी। ठीक है जी, और की क्वेश्चन जी? ये भाई बता रहे थे कि हाँ वो पढ़ा था I2B में कहीं पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म के ऊपर रेट ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में रेट कम होता है। तो मैंने भाई से कहा था कि नेट पे कहीं वेबसाइट से सर्च करें। इन्होंने सर्च किया MCB इंटरेस्ट रेट, तो उसमें जो मंथ्स है 12 मंथ मेच्योरिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 12 मंथ का, वो है 3.23। ये मंथली बताया होगा उसने कन्वर्ट करके। और जो 48 का बता रहा है वो 3.6 बता रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है। मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा। ये देख ले भाई, ऐसे ही है। मेच्योरिटी 12, 24, 36, 48 और ये 3.2, 3.4, 3.6 ज़्यादा हो रहा है ना। बस ठीक है, बाकी कंसेप्ट को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, अच्छा वेरीफाई हो गया। तो ये क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट लिक्विडिटी। और की क्वेश्चन जी? नहीं, डिक्रीजेस लिक्विडिटी डिसएडवांटेज है, लेकिन उसका फोकस डिक्रीजेस लिक्विडिटी पे नहीं है, इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी पे है। किससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। और की क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर फिर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पहले ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन 3, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।